इसके बाद अपना लास्ट चैप्टर लूसेंट क्रैश कोर्स का आने वाला है, जिसमें 3 चैप्टर्स अपने बचे हुए हैं। कौन कौन से चैप्टर्स हैं मैं पहले नाम बता देता हूँ। एक व्यतिकरण हो गया, दूसरा पोलराइजेशन में ध्रुवण हो गया, और तीसरा आपका प्रकाश में थी। हाँ, एक फर्स्ट नंबर चैप्टर है जो डायमेंशन वाला, वो मैं ज़रूर कराऊंगा, वो अलग से करा दूंगा क्योंकि उससे क्वेश्चन आता है स्पेसिफाई, तो मैं उसका हट के करा दूंगा। बाकी अपना लूसेंट जो 60 चैप्टर्स थे वो मैंने यहाँ पे कंप्लीट करा दिए। अब गाइस यहाँ पे देखो केवल मैंने 15 पार्ट कराए। अगर आप इन 15 पार्ट्स को कंप्लीट कर लेते हो डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर कर पाओगे, 15+ स्कोर कर जाओगे, क्योंकि मुझे बिलीव है, क्योंकि आपको अभी प्रैक्टिस करना है, बस प्रैक्टिस करना है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करो, मेरा सजेशन यही रहेगा। अभी एग्जाम डेट पे आ चुका है, सो ऑल द बेस्ट। चलते हैं, और पीडीएफ टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। प्रिज्म तथा प्रकाश का प्रकीर्णन सब कुछ मैं नहीं बताता आ रहा हूँ कि सब कुछ आपको रट्टा मारा हूँ, क्योंकि बुक तो आपके पास भी है, तो मैं वो चीज़ें बताता हूँ यहाँ पे जो चीज़ें आ सकती हैं आपके एग्जाम पे। तो देखो प्रिज्म वैसे यहाँ पे कुछ भी आपको पढ़ने लायक नहीं है, ठीक है, ठीक है, कुछ भी यहाँ पे पढ़ने लायक नहीं है। बाकी मैं बताता हूँ, एक सेकेंड। प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन, हाँ ये फार्मूले जरूर आपको, प्रिज्म कोण A बराबर R1+R2, उसके बाद विचलन कोण का आपको फार्मूला पता होना चाहिए, I1 बराबर I2 के। सबसे बड़ा जो एक मेन फार्मूला होता है ये होता है, ठीक है। इससे लास्ट टाइम क्वेश्चन भी आपके एग्जाम पे आया था। लाइट से मैक्सिमम आपके पेपर पे 2 क्वेश्चन आएंगे पूरे लाइट से, तो लाइट पे इतना फोकस आप नहीं भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। तो लेकिन आपको ये फार्मूला नोट डाउन करना है, n बराबर sin I अपन sin R इक्वल टू sin A प्लस सिग्मा एम अपन 2 होल अपन sin A/2, जहाँ पे A आपका मान लो एंगल दिया जाता है। क्या दिया जाता है? एंगल दिया जाता है कुछ ना कुछ। या पतले प्रिज्म से उत्पन्न विचलन के लिए भी ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, सिग्मा इक्वल टू n-1 इंटू ए, सिग्मा इक्वल टू n-1 इंटू ए। ये वाला फार्मूला आप नोट डाउन कर सकते हो। ये दोनों के दोनों आपके इंपॉर्टेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण क्या होता है? जब प्रकाश किसी एक मतलब प्रिज्म किसी मतलब जब यहाँ पे लिखा है श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है, ठीक है, तो अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ साथ, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम पे आ सकता है। एग्जाम पे क्यों आ सकता है? क्योंकि यहाँ पे वर्ण विक्षेपण का मान लो सीधा सीधा डिफिनेशन पूछ सकते हैं कि जब प्रकाश की सीमा एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो भिन्न भिन्न रंग में विभक्त होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ऑप्शन में आ जाएगा अपवर्तन, परावर्तन, वर्ण विक्षेपण, व्यतिकरण। तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। वर्ण विक्षेपण या प्रिज्म जो होता है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट बाई प्रिज्म। आगे बढ़ते हैं। वर्णक्रम का ऊपरी सिरा लाल, देखो ये वाला भी सीरीज आपको याद रखना है, वायलेट वाला, ठीक है, विबग्योर वाला, ठीक है, जिसमें आपका नीचे से ऊपर की ओर, जैसे कि वेवलेंथ आपका किसका ज़्यादा होता है, वेवलेंथ जैसे कि रेड कलर का वेवलेंथ ज़्यादा होता है। ये सारी की सारी चीज़ें आपको बेसिकली पता होनी चाहिए। वही यहाँ पे दिया हुआ है, देखो यहाँ पे हिंदी पे लिखा है बैनी आह पिनाला, बट इससे मैं सजेस्ट करूँगा यहाँ पे देखो विबग्योर भी लिखा हुआ है, तो विबग्योर आप याद कर लेना, ये थोड़ा मुझे ईजी लगता है, विबग्योर, ठीक है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। देन नेक्स्ट बढ़ते हैं। वर्ण विक्षेपण का कारण। वर्ण विक्षेपण का कारण कोई पढ़ने का इतना नीड नहीं, इसे आप छोड़ सकते हो। आगे बढ़ते हैं। माध्यम के अपवर्तनांक प्रकाश की तरंग दैर्घ्य के बीच संबंध, ये कोई ज़रूरी नहीं है। और विक्षेपण क्षमता, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। फ्लिंट, कांच वगैरह हटा दो इसे। वस्तुओं का रंग, प्रकाश का भिन्न भिन्न रंगों में, इसमें वर्ण विक्षेपण इंपॉर्टेंट था। चलो आ जाते हैं एमसीक्यू पे। कोई ऐसा यहाँ पे इतना तगड़ा तो इंपॉर्टेंट मुझे लग नहीं रहा है। चलो एमसीक्यू करते हैं, आपको बताता चलूंगा और आप उन्हें नोट डाउन करना। जैसे श्वेत प्रकाश के प्रिज्म से होकर गुजरने पर सबसे अधिक विचलन होता है। सबसे अधिक विचलन, देखो यही केवल एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें बैंगनी आता है मोस्टली, नहीं तो रेड कलर ही ज़्यादा करके यूज किया जाता है। विचलन सबसे अधिक बैंगनी कलर का ही होता है। तो सबसे कम किसका होगा? सिंपल सा होगा, आपका लाल कलर का होगा। किसके? लाल कलर का। प्रकाश का रंग उसकी आवृत्ति से निर्धारित होता है। किसकी? जो मतलब लाइट का कलर होता है उसकी फ्रीक्वेंसी से डिसाइड किया जाता है कि कैसा है। आगे बढ़ते हैं। तरंग दैर्घ्य के बढ़ने के साथ साथ जो आपका अपवर्तनांक होता है वो घटता है, बढ़ता है, अपवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका वेवलेंथ जैसे जैसे बढ़ती जाती है उसका अपवर्तनांक होता है वो घटता है। ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसे नोट डाउन आप कर सकते हो। और बाकी यहाँ पे एक बात मैं बता दूँ, क्वेश्चन नंबर 4 पे जितने भी हवा में जाते हो सभी पे लाल रंग आता है। जिससे 5वां नंबर देखो क्वेश्चन है, सौर स्पेक्ट्रम में बैंगनी रंग से लाल रंग की ओर। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सौर स्पेक्ट्रम में बैंगनी रंग से लाल रंग की ओर विचलन घटता है, अपवर्तनांक भी घटता है। तो ये तो बात बिल्कुल सिंपल सी है, बेसिकली अभी हमने पढ़ भी लिया था। अब पृथ्वी से हम आसमान को देखेंगे काला दिखाई देगा। उसके बाद अगला यहाँ पे आप छोड़ सकते हो, 7-8 कोई ज़रूरी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 12 नंबर, ठीक है। 12 नंबर क्या है? यदि प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लैम्डा तथा प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता आई हो तो इनके बीच का आपको जो रिलेशन होता है उसे नोट डाउन करके और लर्न भी कर लेना, अगर लर्न कर पाओ। 1/λ⁴ इतना डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। प्रकाश की वेवलेंथ मीन्स लाइट का वेवलेंथ एंड प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता के बीच संबंध यहाँ पर पूछा है, तो I = 1/λ⁴ होता है।
बाकी और कुछ ऐसा है नहीं। जैसे ये वाला भी पढ़ सकते हो, 10 नंबर क्वेश्चन, सक्षम स्पेक्ट्रोस्कोप की क्रियाविधि आधारित होती है विचलन रहित वर्ण विक्षेपण पे, विचलन रहित वर्ण विक्षेपण पे। बाकी और कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं है। चलो ये चैप्टर कंप्लीट होता है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, मानव नेत्र एवं दृष्टि दोष। मानव नेत्र एवं दृष्टि दोष में एक क्वेश्चन डबल के एग्जाम पे आया था, ये मैं बता देता हूँ। नेत्रदान में नेत्र का कॉर्निया जो होती है, नेत्रदान में कौन सा भाग मीन्स आइस का दान किया जाता है, तो कॉर्निया किया जाता है। कौन सा? कॉर्निया किया जाता है। ये नेवी डबल ए के एग्जाम पे पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपको कोई दिक्कत लेने का इसमें नीड नहीं है, पक्का आया हुआ था। आगे लेंस और कोराइड, रेटिना, तो इतना सब पढ़ने का तो कोई नीड नहीं है। निकट बिंदु, देखो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए पता यहाँ पे लिखा हुआ है, निकट दृष्टि दोष न्यूनतम स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है और नेत्र की सामंजस्य क्षमता यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आवश्यकता अनुसार नेत्र लेंस की फोकस दूरी को बदलने क्षमता को नेत्र की सामंजस्य क्षमता कहते हैं। और यहाँ पे और कुछ ऐसा है नहीं। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष के लिए आपको लेंसेज पता होने चाहिए, कौन सा निकट के लिए अवतल और दूर के लिए उत्तल का प्रयोग किया जाता है, दूर मतलब इन दोषों को दूर करने के लिए। निकट में निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की नहीं, और दूर दृष्टि दोष में इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। दूरदृष्टि दोष यहाँ पे देखो लिखा हुआ है। और बाकी कुछ आपको वो पढ़ने का नीड नहीं है कि सब कुछ रट्टा मारते घूमो। जैसे स्वस्थ व्यक्ति के लिए 25 सेंटीमीटर की न्यूनतम दूरी होती है। स्वस्थ मनुष्य शांत नेत्र से देखता है, मतलब शांत नेत्र से देखता है तो कितना देख सकते हैं? अनंत तक, इन्फिनाइट पर, वो बता नहीं सकता कहाँ तक देख सकते हैं। ठीक है। नेत्रदान में नेत्र कौन सा भाग दान किया जाता है? रेटिना दान किया जाता है। नेत्र की वह विशेषता जिसके कारण वह किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का रेटिना पर वास्तविक प्रतिबिंब बना सके कहलाती है नेत्र की सामंजस्य क्षमता कहलाती है। नेत्र की सामंजस्य क्षमता का यहाँ पे सीधा डिफिनेशन ही लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या लिखा हुआ है? नेत्र की वह विशेषता जिसके कारण वह किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु की रेटिना पर वास्तविक प्रतिबिंब बना सके कहलाती है नेत्र की सामंजस्य क्षमता कहलाती है। आगे बढ़ते हैं ब्रदर। सामान्य आँख के लिए सामंजस्य क्षमता 4D होती है, सिंपल सा 4D होती है। आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा नियंत्रण कौन करती है? अपनी पुतली करती है। जैसे देखो, जैसे हम रूम पे होते हैं तो आते हैं, एंट्री मारते हैं रूम पे, तो अचानक से धुंधला धुंधला दिखाई देता है, तो मान लो अपनी पुतली वो कवरअप करती है धीरे धीरे। जैसे धूप में जाते हैं तो अपना वो कम ज़्यादा होती रहती है, तो इसका राइट आंसर पुतली हो जाएगा। प्रकाश को विद्युत सिग्नल में बदलने के लिए कौन उत्तरदायी है? अपनी रेटिना उत्तरदायी है। अबिंदुकता दृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयुक्त लेंस है, तो बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है? बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट के लिए अवतल के लिए, और अवतल लेंस का, और दूर के लिए उत्तल लेंस का। बाकी और कुछ ऐसा? हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 भी देख लो। किसी वस्तु का मनुष्य की आंख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है? मनुष्य की आंख पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वो होता है आपका वास्तविक एवं उल्टा। कैसा होता है? वास्तविक एवं उल्टा। मनुष्य की आंख पे कह रहा है, मनुष्य की आंख पे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति 2 मीटर से निकट की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता, उसमें दृष्टि दोष है। मतलब कि निकट की वस्तुओं को नहीं देख सकता, दूर की तो देख सकता है। तो यही तो दूर दृष्टि दोष की परिभाषा होती है कि दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है लेकिन निकट की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता, तो इसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? एक व्यक्ति अपने चश्मे के लेंसों को फ्रेम में घुमाता है और पाता है कि सामंजन गड़बड़ा गया है। इससे पता चलता है कि किस प्रकार का दृष्टि दोष है। मान लो उसे दोनों टाइप का है, उसे अबिंदुकता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अबिंदुकता। तो इसका राइट आंसर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। प्रकाश का तरंग सिद्धांत। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश का तरंग सिद्धांत तो क्या है? ये अगला चैप्टर है तो इसे भी कंप्लीट कर लें, बट इससे पहले ब्रदर आपको कुछ बता देता हूँ। ठीक है भाई, देखो अभी नेवी का भी एग्जाम आने मीन्स वैकेंसी आने वाला है, एयरफोर्स का तो डेट भी आ गया, तो मैंने एक्स एंड वाई ग्रुप का जैसे यहाँ पे ऑन कर रखा है। ठीक है, 30 टेस्ट मिले थे, 30 टेस्ट। अभी एयरफोर्स वाई ग्रुप का देखोगे तो 40 टेस्ट ऐड हो गए हैं, एयरफोर्स एक्स ग्रुप में 30 टेस्ट ऐड हो गए हैं। तो एक बात बताऊँ, और ये नए पैटर्न पे हैं, जैसे आपका एग्जाम आता है ना उसी बेसिस पे यहाँ पे भाई टेस्ट हैं। अभी एक बात बताऊं कि यहाँ पे एयरफोर्स एक्स ग्रुप की बात करूँ या फिर वाई ग्रुप की बात करूँ, कुछ नहीं। अभी अपने जैसे मैं शो पे क्लिक करूँगा या फिर एयरफोर्स एक्स वाई वाला भी आप वाले में अनलॉक नहीं हुआ होगा, तो आपने अनलॉक किया ही नहीं होगा। तो सेलेक्ट पेमेंट पे जैसे ही आओगे तो पे एट वंस का ऑप्शन आता है, यहाँ पे कूपन कोड का ऑप्शन आएगा। अभी मैं ये बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे कूपन कोड वाला अपना ऑफर चल रहा है, तो कूपन कोड अपने को ऑनलाइन D50 डालना है। क्या डालना है? ऑनलाइन D50 कैपिटल में डाला, और यहाँ पे देखो अप्लाई का सामने जस्ट इधर ऑप्शन दिख रहा होगा, इधर ये देखो अप्लाई दिखा है ना, तो इस पर कर देना है क्लिक। जैसे ही ब्रदर इस पर क्लिक करोगे देखो 140 रुपये की छूट, और जो 30-35 मीन्स 40 टेस्ट है ना ये आपके वाई ग्रुप वाले या एक्स ग्रुप वाले, कितने रुपए के मिल जाएंगे? केवल 140 रुपये के। ऑनलाइन दे पाओगे भाई, आपका एग्जाम भी ऑनलाइन होने वाला है। अभी मैं रिकमेंड करूँगा आपको, और कूपन कोड डाल देना तो छूट तभी मिलेगा, नहीं तो फिर वो 280 का पड़ेगा। एक्सप्लोर वाले ऑप्शन में आपने कभी पहले भी बाई कर रखा हो तो कर लेना, तो 110 रुपये में सारे के सारे मिल जाएंगे। 110 रुपये में एयरफोर्स एक्स वाई, एयरफोर्स एक्स, एयरफोर्स वाई, NDA, नेवी MR, नेवी SSR AA, DRDO MT, से सारे के सारे मिल जाएंगे। तो मेरा एक आपको सजेशन है भाई, अभी लगा के ये जान लो कि कहाँ पे भी कर पढ़ रहे हो, कितना मतलब रैंक में कहाँ तक आ रहे हो।
ऑनलाइन टेस्ट लगाने में, ठीक है। बाकी तो कोई दिक्कत ही ना है ना, सेम बिल्कुल जैसे एग्जाम पे आता है पेपर वैसे यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होगा, आपको रैंक देखने को मिलेगा और किस सब्जेक्ट में कितना स्कोर कर पा रहे हो, कहाँ पे वीक आ रहे हो, कहाँ पे स्ट्रांग जा रहे हो, ये सारी की सारी चीज़ें आप यहाँ पे जान पाओगे। तो अभी आपके पास टाइम है लगभग 55 से 60 दिन का, तो इन दिनों में आप ये जान पाओगे कि हाँ मैं यहाँ पे वीक पढ़ रहा हूँ तो मुझे ये स्ट्रांग करना चाहिए, उसी पे वर्क कर लो अभी, ठीक है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी नहीं बाई किया तो कर लेना, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बेस्ट है। बाकी आप समझदार हो, जहाँ से मीन्स मेरा केवल मैं परीक्षा को रिकमेंड करता हूँ, आप ऑनलाइन और कहीं से भी लगा सकते हो। एक मोनो क्लास करके है ना, मोनो क्लास में फ्री में मिलता है, बट भाई वो पुराना कंटेंट आज से 3 साल पहले जब मैं पहली बार देने गया था तब भी वही वो पेपर अपलोड थे और आज भी वही पेपर अपलोड है, तो वो थोड़ा सा पुराना हो जाता है। बाकी अब कल लो जाके इजी, उसमें ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे लाइक मीन्स बसपा की जो सुप्रीमो है वो कौन है, तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आता ना। देन आगे बढ़ते हैं यहाँ पे अपने क्वेश्चन सीरीज पे। प्रकाश का तरंग सिद्धांत। प्रकाश का तरंग सिद्धांत में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको बहुत रट्टा मारने का नीड है, ठीक है। और प्रकाश से संबंधित महत्वपूर्ण तत्व आपको यहाँ पे पढ़ लेने हैं। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश निर्वात एवं किसी द्रव्यात्मक माध्यम दोनों में चल सकते हैं, मीन्स निर्वात में भी चल सकता है। प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, विवर्तन, व्यतिकरण तथा ध्रुवण होता है, ये सब कुछ तो आप पढ़ ही रहे हो। और प्रकाश की किरणें एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती। आगे न्यूटन का कणिका सिद्धांत, इतना सबको, अब क्या ये आपके एग्जाम पे आ सकता है? ये तो यहाँ पे पूरा मान लो 12th वाला फिजिक्स दिया हुआ है, क्या 12th वाला फिजिक्स पूरा, मतलब कि इतना तो सिलेबस लिखने को आता नहीं है कि सिलेबस लिखना होता है वहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। और हाइगेंस का तरंग सिद्धांत कोई जरूरी नहीं है, 1678 ईस्वी में हालैंड के वैज्ञानिक क्रिश्चियन हाइगेंस ने प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश का संचरण ऊर्जा के रूप में होता है, विभिन्न रंगों की तरंग दैर्ध्यों में भिन्न भिन्न होती हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, ये देखो वी नंबर पढ़ना। हाइगेंस ने प्रकाश तरंग दैर्ध्य को बताया, परंतु वैज्ञानिक फ्रेजनल तथा यंग ने सिद्ध किया कि प्रकाश की तरंगें अनुप्रस्थ होती हैं, ठीक है। कैसी होती है? अनुप्रस्थ होती हैं, ये पॉइंट नोट रखना पक्का आएगा। फ्रेजनल ने यह मानकर कि प्रकाश तरंगें अनुदैर्ध्य नहीं होती, अनुप्रस्थ होती है, ध्रुवण की व्याख्या, ये दोनों के दोनों पॉइंट्स आपको नोट डाउन करने और कंप्लीट करने हैं। यहाँ पे ये इनसे क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में पक्का मिलेगा, ठीक है। एग्जाम पे नहीं कहता बट इस टेस्ट में एमसीक्यू में जरूर मिलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। गोली तरंगार, समतल तरंगार, बेलनाकार, तो कोई ऐसा तो है नहीं जो आपको आइंस्टीन का क्वांटम सिद्धांत, यहाँ पे देखो इसका मान याद कर लेना। फ्लाइंग कांस्टेंट का एच का मान 6.64 × 10⁻34 जूल सेकंड होता है, ठीक है। और आगे कुछ ऐसा डिब्रोगली की तरंग दैर्ध्य, प्रकाश का वेग 1675 में मीन्स डेनमार्क के साइंटिस्ट रोमर ने फाइंड आउट किया था। प्रकाश के वेग का जो फार्मूला होता है v/c/λ होता है, v/c/λ, अच्छा वही तो दिया हुआ है यहाँ पे, फार्मूला दिया हुआ है, लिखा भी हुआ है कि v प्रकाश की आवृत्ति है, लैम्डा प्रकाश का तरंग दैर्ध्य है। चलो आगे बढ़ते हैं। और तो कुछ ऐसा नहीं है। प्रकाश के कणिका सिद्धांत के प्रतिपादक न्यूटन थे। न्यूटन के अनुसार प्रकाश का वेग वायु की अपेक्षा जल में अधिक होता है। प्रकाश किस प्रकार के कंपनों से बनता है? द्विविद्युत व चुंबकीय क्षेत्र के। आगे फोटान की ऊर्जा होती है hv, फोटान की ऊर्जा hv। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज की थी हार्ट्ज ने की थी। प्रकाश को फोटान मानकर निम्न में से किस घटना की व्याख्या की जा सकती है? रमन प्रभाव की। गाइस इस कुछ चैप्टर के क्वेश्चन अभी रिपीट करने आपको, इस चैप्टर से क्वेश्चन पक्का आएगा आपके एग्जाम पे, मतलब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम पे। और लाइट से मैं बता दूँ लास्ट वाले चैप्टर से ही बनता है क्वेश्चन, मोस्टली आगे वाले चैप्टर से नहीं बनता। अगला है हाइगेंस के अनुसार प्रकाश की तरंगें होती हैं यांत्रिक अनुदैर्ध्य, यांत्रिक अनुदैर्ध्य। आगे बढ़ते हैं। द्वितीय तरंगिकाओं की अवधारणा दी थी, हाइगेंस ने दी थी। और यंग तथा फ्रेजनल ने प्रयोगों से द्वारा सिद्ध किया कि प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ होती हैं। मैंने बोला था ना पीछे कि कंप्लीट करना, ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आया, देखो आ गया। गणितीय सूत्रों की सहायता से किसने सर्वप्रथम स्थापित किया कि प्रकाश विद्युतचुम्बकीय की तरंग है? मैक्सवेल ने बताया था। किसने? मैक्सवेल ने बताया था। ग्लेन मैक्सवेल ने नहीं, मैक्सवेल ने। अगला, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम विद्युतचुम्बकीय तरंग उत्पन्न करने वाला वैज्ञानिक था, हार्ट्ज थे। कौन थे? हार्ट्ज थे, ठीक है। गाइज अभी यहाँ पे वीडियो फिनिश करते हैं और इन क्वेश्चंस को आपको कंप्लीट करना है। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन पे मिल जाएगा, जो भी डाउट बनते हो आज करना, मैं रिप्लाई करूँगा। सो बाय बाय, टेक केयर। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, ना हो तो डिसलाइक मार देना। जय हिंद एंड टेक केयर।